नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ले ली। इनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। कई नई चेहरों को भी मौका दिया गया, लेकिन इस दौरान एक ऐसी घटना देखने को मिला जिसने बीजेपी का सेलेक्टर परिवार को एक बार फिर उजागर कर दिया। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ शपथ की नहीं है, बल्कि उन वादों की है साहब, जिन्हें पूरा करना शायद बिहार के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमी ब्लास्ट साबित हो सकता है। बिहार पर इतना कर्ज है कि हर बिहारी पर 27,000 रुपए का बोझ पड़ता है, और अगर नीतीश के चुनावी वादे पूरे हुए तो ये बोझ 40,000 करोड़ बढ़ जाएगा। तो सवाल है कि नीतीश कुमार कैसे निपटेंगे इन चुनौतियों से, और बिहार सरकार की आमदनी कितनी है और खर्च कितना है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ मिस्टर मुजाहिद के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं शपथ के बारे में। 20 नवंबर के गांधी मैदान में एक बार फिर से इतिहास बन गया। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जितिन अड्डा से लेकर कई राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर पटना पहुँचे। शपथ लिए मंत्रियों में से रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, चिराग पासवान के पार्टी से संजय सिंह और दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बनेंगे। यानी कि नीतीश ने एक्सपीरियंस के साथ एसएस को भी अपना साथी बना लिया। अब इस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने बीजेपी के परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई का एक बार फिर से भांडाफोड़ कर दिया। तो हुआ ये है कि जब मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा था, तो अचानक जींस और शर्ट में एक मंत्री शपथ लेने पहुंचे। इस घटना ने सबको चौंका दिया। अब आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन क्या पहनकर शपथ ले रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो मंत्री साहब भी परिवारवाद का ही पार्ट है। और ये मंत्री साहब हैं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। और मजेदार बात तो ये है साहब कि वो ना ही विधायक हैं और ना ही एमएलसी, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया गया। और सिर्फ यही नहीं बने, बल्कि एक और मंत्री साहब साथ दिया है, और वो है संतोष मान जी, जो कि जीतन राम जी के बेटे हैं, और ये भी विधायक चुनाव जीत के नहीं बने हैं। अब ये सब घटना से तो यही लगता है साहब बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ लड़ने का सिर्फ ढोंग करती है। सच में भी कोई लड़ाई नहीं है इसके खिलाफ। फिर अब आते हैं अपने सबसे जरूरी सवाल पर। नीतीश कुमार चुनाव में अपने किए महंगे वादे को पूरा आखिर कैसे करेंगे? लेकिन इसका जवाब देने से पहले ये समझना जरूरी है कि बिहार के जेब में अभी है क्या, और वो जेब से बाहर कितना खर्च कर रहा है। और अगर हम बिहार के 2024 और 25 के बजट देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। तब कुल खर्च लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपए और कमाई सिर्फ 2.44 लाख करोड़ रुपए, 82,000 करोड़ रुपए का साफ घाटा। और जब आमदनी से ज्यादा खर्च हो तो हर कोई उसको पूरा करने के लिए कर्ज लेता है। ये ऑलमोस्ट सबको पता है। तो बिहार सरकार ने भी वही किया। इसने भी इस साल में 63,000 करोड़ का कर्ज लिया था। अब ये जानने के बाद में आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, जब खर्चा आमदनी से ज्यादा है तो सरकार इस बार इस गैप को कम करके 30% पे लाने की अनुमान लगा रही है। साथ ही बिहार सरकार ये भी अनुमान लगा रही है 2025-26 में 2.61 लाख करोड़ की कमाई होगी सरकार को, और खर्च 3.27 लाख करोड़ से घटकर 2.94 लाख करोड़ तक पहुँचेगा। खैर अब ये तो थी सरकार की बात, जो अनुमान लगा रही है कि कर्ज कम होगा और आमदनी बढ़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल है, अगर कमाई बढ़ भी गई, अगर खर्चा थोड़ा कम भी हो गया, तो क्या बिहार का कर्ज खत्म हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो इसका सबसे बड़ा सबूत है ये संख्या। 2024-25 खत्म होने के साथ बिहार सरकार पर कुल लोन था 3.48 लाख करोड़, और ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, और ये बिहार के जीडीपी का 30.9% है। इसका मतलब समझिए कि अगर बिहार 100 रुपए का सामान पैदा करता है तो उसमें मशीन लगभग 40 रुपए पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। यानी कि बिहार कमाता है 100 और इसके जेब में बचता है सिर्फ 60। तो सोचे एक राज्य पे इतना बोझ हो तो साहब वो आगे कैसे बढ़ेगा? बिहार आज पूरे देश में सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों में से 5वें नंबर पे है। अब कर्ज लेना इतना भी बुरी बात नहीं है, सभी अपनी जरूरत के अनुसार लेते हैं। लेकिन बिहार के साथ ये दिक्कत ये है, तो ये कर्ज नई चीजों में बनाने में नहीं लग रहा है, बल्कि पुराना कर्ज चुकाने, घर चलाने में ही लग रहा है। लेकिन असली दिक्कत कर्ज में नहीं है। कर्ज को हर कोई लेता है, कंपनियां, देश भी, लोग भी। समस्या ये है कि बिहार में कर्ज विकास में नहीं लग रहा है, नहीं सड़कें, नहीं उपयोग, ज्यादातर पैसा जा रहा है पुराना कर्ज चुकाने में और सरकारी मशीन की रोज का खर्च चलाने में। एक तरफ कर्ज बढ़ रहा और दूसरी तरफ उस कर्ज से बनने वाली नई चीजें कम होती जा रही है, और यही बिहार की असली आर्थिक चुनौती है। लेकिन अब ये सवाल है, क्या बिहार अपने कर्ज को खत्म कर सकता है? इसका जवाब छुपा है 2025 के 26 के राज्य बजट में। बजट से साफ है कि अगले 3 सालों में कर्ज में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। वैसे तो 2027-28 में कई राज्यों के जीडीपी का 34.9% रहेगा। तो डेटा में पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा कम जरूर दिखाता है, लेकिन इस बार जितने चुनावी वादे नीतीश कुमार ने किए हैं, अगर उसको पूरा करने में लग
लग गए तो कर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ भविष्य के अनुमान है। असल तस्वीर जाननी है तो ये देखना पड़ेगा कि बिहार अभी हर महीने कितना कर्ज चुका रहा है, और ये पता चलता है यहीं से कि बोझ कम हो रहा है या बढ़ रहा है। बजट के हिसाब से बिहार सरकार हर साल 23,014 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में चुकाती है, यानी कि हर दिन लगभग 63 करोड़ रुपए। पिछले साल ये आंकड़ा 56 करोड़ का था, मतलब सिर्फ एक साल में 12% से ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है। और इसी खर्चे से जुड़ा एक और सवाल देखना जरूरी है कि जो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे हुए थे उसको पूरा करेंगे तब कितना खर्च आएगा। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 बड़े भारी खर्च वाले ऐलान कर दिए थे। पहला 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को 10,000 रुपए वन टाइम सहायता और उसके ऊपर से 2 लाख रुपए देने का नया वादा। दूसरा बुजुर्गों का 400 से बढ़ाकर 1100। अति पिछड़ा वर्ग को 10 लाख रुपए का क्रेडिट सपोर्ट। और चौथा मछली पालकों को 9,000 रुपए सहायता। देखिए वादों की लिस्ट बहुत लंबी है और अगर पूरे वादे पूरे किए जाते माधवी अरोड़ा के अनुसार सरकार पर 40,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। में से 15,000 करोड़ सिर्फ जीविका दीदियों को 1 लाख देने में खर्च हो चुके हैं। और खर्च यहीं खत्म नहीं होता, 8500 करोड़ और मुफ्त बिजली पर 4,000 करोड़ रुपए और जोड़ दिए जाए। और किसान को मिलने वाला पैसा 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया तो इसका भी बोझ तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए होगा, यानी कि कर्ज कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम अपने उस सवाल पर जिसे हमने शुरू में पूछा था कि जो नीतीश कुमार ने भारी भरकम वादे किए हैं इसे पूरा करने के लिए पैसे आएंगे कहां से। बिहार सरकार के पास इन वादों की पूरा करने से ज्यादा 3 रास्ते हैं। पहला, सरकार कर्ज ले सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है, कोई भी राज्य जीडीपी के 3% से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकती है और बिहार पहले से ही इतना कर्ज में डूबा हुआ है तो उसका संभावना बहुत ही कम है।